हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस में। क्लास 10th के जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसको मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। मेरे हिसाब से आपने सारे वीडियोस देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे और नोट्स भी बनाए होंगे। अब जो आपका चैप्टर है आपके बुक के अंदर चैप्टर नंबर 3 है, जिसे अपने आनुवंशिकी नाम से जानते हैं। उस चैप्टर के बारे में अब मैं आपको पढ़ाऊंगी। देखो, सबसे पहला जो शब्द है ना, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी शब्द की अगर अपने बात करते हैं तो ये आनुवंशिकी शब्द देने वाले व्यक्ति का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो ये शब्द सबसे पहले देने वाले व्यक्ति का नाम है बैटसन। नेक्स्ट अपने बात करें आनुवंशिकी की डेफिनेशन के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, या आनुवंशिकी कहते किसे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आनुवंशिकी होता है ना, इसका मतलब है कि जितने भी सजीव होते हैं, सजीवों के अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग आनुवंशिकताएं होती हैं, अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। तो उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो सब आपके आनुवंशिकी के अंदर आता है। यानी अगर इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाती हूँ तो आपको ध्यान में रखना है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के लक्षणों, आनुवंशिकताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मेरे हिसाब से आपको आनुवंशिकी जो है उसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि ये चीज़ चलो आपको पता लग गया, इस डेफिनेशन के अंदर क्या बोल रहा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के लक्षणों। अब आपको पता है जो सजीवों के लक्षण होते हैं, सजीव सभी समझते हो, सजीव किसे कहते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, चल फिर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, श्वास ले सकते हैं, वो सारे सजीवों के अंदर गिने जाते हैं। तो उनके जो भी लक्षण आपको नजर आते हैं कि वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, उनका रंग रूप क्या है, उनका जो खान पान है वो किस प्रकार का है, वातावरण के अनुसार जो उनका बिहेवियर है, व्यवहार है, वो कैसा है, वो सारे के सारे हम सजीवों के लक्षणों के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं आनुवंशिकता। अभी मैं आनुवंशिकता की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट है विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो जो सजीवों के लक्षणों, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसी को हम आनुवंशिकी कहते हैं, और ये शब्द सबसे पहले बैटसन ने दिया था। आनुवंशिकता की जो डेफिनेशन है ना, इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। आनुवंशिकता किसे कहते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो नर या जो मादा है, ठीक है, नर और मादा के बीच में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया को ही अपने निषेचन कहते हैं। तो पहले क्या है, एक तो नर है और एक मादा है, ठीक है। इनमें प्रोसेस होगी लैंगिक जनन की प्रक्रिया की। जैसे इनमें निषेचन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, जो मादा होते हैं ना, देखो मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से सेकंड चैप्टर में बताऊंगी, इसमें जस्ट मैं आपको ऊपर से बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो देखो मादा का जो भ्रूण होता है, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो मादा के क्या कहते हैं, गर्भाशय के अंदर शुक्राणु और जो अंडाणु है दोनों जब मिलते हैं तो मिलने के बाद जो बनता है उसे अपने क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनता है, निषेचन के दौरान युग्मक बनता है, और युग्मक जो है वो डेवलप होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। क्लियर बात, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, युग्मक कहाँ बनता है और युग्मनज क्या चीज है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि जो आपका युग्मक बन रहा है ना, युग्मक के अंदर नर और मादा के कुछ गुण ट्रांसफर होते हैं, होंगे, ठीक है। तो नर और मादा के जो गुण ट्रांसफर होते हैं लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान, उस गुण को अपने क्या बोलते हैं, या फिर वो जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं उस लक्षण को अपने क्या बोलते हैं, आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं तो आनुवांशिकता किसे कहते हैं,
तो आनुवंशिकता की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसको आप ध्यान से समझना। आनुवंशिकता क्या चीज है, आनुवंशिकता डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख के आपको समझा दूंगी पूरा, ठीक है। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों या आपने बोल सकते लक्षणों का स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। मेरे हिसाब से आपको भी ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आनुवंशिकता क्या चीज है, जनक पीढ़ी से, ये जनक पीढ़ी है, और उससे संतति पीढ़ी तक, ये संतति पीढ़ी है। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों का या लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है उसी को अपने आनुवंशिकता कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे मेंडल के बारे में, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर के अंदर है ना, मेंडल ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि मेंडल ने क्या किया था, सबसे पहले आनुवंशिकता के बारे में या आनुवंशिकी के बारे में बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले आनुवंशिकी के बारे में बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, आपको ध्यान में रखना है, मेंडल। और इसी कारण से मेंडल को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, मेंडल को कहते हैं। देखो मैंने अभी ना आपको दो चीज बताई है। मैंने शुरू में आपको बताया कि जो आनुवंशिकी शब्द है ये दिया है बैटसन ने, और आनुवंशिकता के बारे में समझाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, मेंडल है। तो सबसे पहले जिसने समझाया वही इसका जनक कहलाएगा, बाद में उसका नाम जो है वो बैटसन ने दिया था, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि आनुवंशिकी के अंदर मेंडल ने ऐसा क्या किया कि भाई मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेंडलवाद के बारे में, ठीक है। तो मेंडलवाद की अगर बात करें तो जो मेंडल का जन्म है वो आपको ध्यान रखना है 22 जुलाई 1822 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो हेंजेनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 1843 में वो ब्रुन शहर के अंदर जो चर्च है, चर्च में पादरी बने। चर्च समझते हो आप लोग, जो ईसाई वगैरह होते हैं उनका जो धर्मस्थल होता है उसे चर्च कहते हैं। उसमें पादरी बने, जैसे अपने मंदिर में पंडित होते हैं उसी तरीके से चर्च में उन्होंने वो पादरी बने। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं तो उसके बाद चर्च में पादरी बनने के बाद एक दिन वो मतलब टहल रहे थे अपने चर्च के बाहर, तो उस टाइम उन्होंने मटर के पौधे को देखा, और उन्होंने देखा कि जो मटर का पौधा है उसमें कई सारे लक्षण है। एक मटर का पौधा, जैसे मान लो मटर के पौधे में कई लक्षण दिखे उन्हें, जैसे मान लो कि कोई पौधा लंबा है तो कोई हाइट में कम है, किसी के बीज बिल्कुल गोल है तो किसी के झुर्रीदार है, किसी के बीज मतलब किसी के जो बीज है वो पीले हैं तो किसी के हरे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने देखा है मटर का पौधा, लेकिन इसमें कई सारे विपर्यास लक्षण या कई सारी विभिन्नताएं पाई जा रही है। तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि है एक ही मटर का पौधा पर फिर भी इनमें इतने डिफरेंसेस क्यों है। तो इस कारण से उन्होंने मटर के पौधे पर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, उनके आनुवंशिक लक्षणों के बारे में जानना शुरू कर दिया। लगभग उन्होंने इस पर 7 वर्ष काम किए। कितने वर्ष काम किए, 7 वर्ष काम किए। और कितने विपर्यासी लक्षण लिए, तो आपको ध्यान में रखना है 7 विपर्यासी लक्षण लिए उन्होंने, ठीक है। तो 7 वर्ष काम करने के बाद उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ इस काम को संपन्न किया, और उसके बाद जो क्या कहते हैं, जो उन्होंने इस चीज़ के बारे में जो भी डाटा तैयार किया उस चीज़ को 1865 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के नाम से जो एक ग्रुप होता है उसके समक्ष शोध पत्र के रूप में इस चीज़ को प्रस्तुत कर दिया। और लास्ट में 6 जनवरी 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो ये तो था मेंडलवाद, मेंडल के बारे में जो बातें थी वो मेंडलवाद था, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अब अपने बात करते हैं कि भाई कुछ तो अपने ये भी बोल सकते हैं कि मेंडल ने बहुत ही मेहनत से काम किया था,
और बहुत ही अच्छे से अपने काम को ध्यानपूर्वक किया था, जब भी वो सफल रहे। साथ ही साथ अपने कहीं ना कहीं उनका लक भी था। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि मेंडल जो थे उन्होंने किन किन बातों का ध्यान रखा कि वो सफल हो गए। तो सबसे पहले अपने मेंडल की सफलता के कारण के बारे में कि मेंडल जो है वो सफल क्यों रहा। तो देखो, अगर सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं ना, तो मेंडल ने क्या कहते हैं, एक समय में एक ही वंशागति लक्षणों का अध्ययन किया। क्लियर बात। तो आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने एक समय में एक ही वंशागति लक्षणों पर अध्ययन किया था, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं, तो इन्होंने जितने भी प्रैक्टिकल्स किए थे, जो भी उस चीज़ का विश्लेषण निकल रहा था, उन विश्लेषणों को भी बहुत ही सावधानी पूर्वक उसने क्या कहते हैं लिखा था। तो आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी उसने सांख्यिकी विश्लेषण किए थे, वो भी इसने सावधानी पूर्वक किया था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, तो इसने जो पादप का चयन किया था वो भी बहुत सावधानी पूर्वक किया था। ठीक है, जिसने पादप का चयन किया था वो भी बहुत सावधानी पूर्वक किया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी तक जिस हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोग सेल्फ नोट्स भी बनाना चाहो तो आराम से बना सकते हो और टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे वो सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।